Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, welcome to Superior Group of Colleges Learning Management System. मैं हाफिज फरूक शहजाद। आज हमारा फिजिक्स का 6th लेक्चर है जिसका नाम है डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ये चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स का लास्ट टॉपिक है। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बेसिकली डायमेंशंस हैं क्या? डायमेंशन इज अ स्पेसिफिक सिंबल ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो स्पेसिफिक सिंबल है वो क्या कहलाता है? डायमेंशन। और डायमेंशन हमेशा किस में लिखी जाएगी? स्क्वायर ब्रैकेट में। डायमेंशन रिप्रेजेंट क्या करती है? विच रिप्रेजेंट्स द क्वालिटेटिव नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करना चाहते हैं तो हम उसकी डायमेंशन से कर सकते हैं। और हमेशा हम इसको लिखेंगे किसमें? इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स लिखेंगे। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं बेस क्वांटिटीज की। पहली जिस तरह से क्वांटिटी हमारे पास है मैस। अब मैथ्स के लिए अगर हम डायमेंशंस लिखना चाहेंगे तो मैथ्स की डायमेंशन लिखेंगे, इसका फर्स्ट लेटर यानी कि एम हम कैपिटल में लिखेंगे और हम उसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखेंगे तो वो हमारे पास मैथ्स की डायमेंशन बन जाएगी। दूसरा देखते हैं हम लेंथ। लेंथ की डायमेंशन किस तरह से बनेगी? उसी तरह से इसका फर्स्ट लेटर यानी कि एल हम कैपिटल लिख देंगे और इसको भी स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देंगे तो ये हमारे पास लेंथ की डायमेंशंस बन जाएंगी। तीसरी देखें टाइम। टाइम की डायमेंशंस भी हम लिखना चाहेंगे तो टाइम की डायमेंशंस भी कैसे बनेगी? हम टी को स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख देंगे तो ये टाइम की डायमेंशंस बन जाएंगी। कुछ फार्मूलाज हम देखते हैं और बेसिक क्वांटिटीज देखते हैं कि हम उसको किस तरह से उनकी डायमेंशंस लिख सकते हैं। फर्स्ट जिस तरह नजर आ रहा है एरिया। एरिया के यूनिट्स होते हैं मीटर स्क्वायर और इसका फार्मूला बन जाता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो इसकी जो डायमेंशंस बन जाएंगी वो बन जाएंगी एल स्क्वायर। इसी तरह वॉल्यूम को देखें तो वो मीटर क्यूब होती है और फार्मूला इसका बनता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। ये वैसे लेंथ विड्थ और हाइट होती है, मैंने इसको आसानी के लिए इस तरह लिख दिया तो इसकी डायमेंशंस क्या बन जाएंगी? एल क्यूब। नेक्स्ट देखिए वेलोसिटी। वेलोसिटी की यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस ओवर टाइम और इसकी डायमेंशन बन जाएगी एल टी माइनस 1। इसी तरह आप एक्सेलरेशन, फोर्स और इसी तरह आप किसी भी क्वांटिटी की डायमेंशंस बना सकते हैं। डायमेंशन बनाने का सबसे आसान तरीका है कि जो भी क्वांटिटी है जिसकी आप डायमेंशंस बनाना चाह रहे हैं उसको बेस यूनिट्स में लिख दें और उसके बाद उसको मैस, लेंथ और टाइम में कन्वर्ट कर दे तो वो आपकी डायमेंशंस बन जाएंगी। कुछ यूजेस देखते हैं कि डायमेंशन एनालिसिस का हम यूज किस तरह से कर सकते हैं, कहाँ कहाँ ये काम आती है। तो फर्स्ट यूज है चेक द होमोजेनिटी ऑफ एन इक्वेशन। डायमेंशन एनालिसिस से हम किसी भी इक्वेशन की होमोजेनिटी चेक कर सकते हैं कि क्या उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम है या नहीं है। In order to check the correctness of an equation, we have to show the dimensions of the quantities on both sides of the equations are same irrespective of the form of the formula। हम ये नहीं देखेंगे कि फॉर्मूला किस तरह से लिखा हुआ है, उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जिस तरह से भी करके लिखी जाए उसकी डायमेंशन सेम आनी चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं। इसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब इसकी एग्जाम्पल देखें। मशहूर ज़माना इक्वेशन है E इज इक्वल टू एम सी स्क्र, आइंस्टाइन की इक्वेशन है। अब इस आइंस्टाइन की इक्वेशन के देखें तो जो इसमें m है यानी कि मैस की डायमेंशन अभी हमने पीछे डिस्कस की, मैस की डायमेंशन आपके पास क्या आ जाएंगी? m। इसी तरह c यानी कि वेलोसिटी होगी, स्पीड ऑफ लाइट, तो एल टी माइनस 1। अब लेफ्ट साइड पे हमारे पास है एनर्जी E। हमें पता है एनर्जी एक्चुअली क्या होती है? वर्क। तो जो वर्क की डेफिनेशन होगी, जो वर्क की डायमेंशंस होंगी, वही डायमेंशंस किसकी होंगी? एनर्जी की। अब हम इसको पुट कर देते हैं ऊपर वाली इक्वेशन में। एनर्जी की जगह उसकी डायमेंशंस आ गई, मैस की जगह उसकी डायमेंशंस और सी स्क्वायर की जगह उसकी डायमेंशन वेलोसिटी के लिख के ऊपर हमने स्क्वायर पुट कर दिया। इसको हम कंबाइन कर लेते हैं। जब कंबाइन करते हैं तो ये 2 माइनस, ये 2 इधर आ गया, ये 2 माइनस हो गया। अब देखें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन सेम है
क्योंकि लेफ्ट साइड की डायमेंशन और राइट साइड की डायमेंशन सेम है, तो हम कहते हैं द इक्वेशन E इज इक्वल टू MC स्क्वायर इज डायमेंशनली कंसिस्टेंट। डायमेंशन किसी भी इक्वेशन की हम चेक कर सकते हैं इससे, और अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो सेम आ जाए तो हम इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। नेक्स्ट यूज देखते हैं। नेक्स्ट यूज क्या है? ड्राइविंग अ पॉसिबल फार्मूला फॉर अ फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर हमें फार्मूला नहीं मालूम और उसकी बेसिक क्वांटिटीज जिन पे वो डिपेंड करता है उसको हम अच्छे तरीके से गेस कर लें, उसको अच्छे तरीके से गेस कर लें, तो हम उससे एक फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं किस तरह से। फॉर एग्जाम्पल हम टाइम पीरियड के लिए उसका फार्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं सिंपल पेंडुलम के लिए। तो हम बेसिक क्वांटिटी कंसीडर करते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि जो पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड उसकी लेंथ के ऊपर डिपेंड करता होगा। फिर मैं कहता हूं कि अच्छा उसके साथ जो मैस अटैच है उसके ऊपर भी डिपेंड करता होगा। फिर मैं कहता हूँ जो एंगल थीटा उसके साथ बन रहा है उसके साथ भी डिपेंड करता होगा। और लास्ट चीज मैं कंसीडर करता हूँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि जी। ये चार क्वांटिटीज मेरे माइंड में आई कि टाइम पीरियड जो सिंपल पेंडुलम का है वो इन पर डिपेंड कर सकता है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, हर एक क्वांटिटी को यानी कि लेंथ को, मैस को, थीटा को और जी को एक स्पेसिफिक जो नंबर है वो एलोकेट कर दूंगा। स्पेसिफिक कोई A B C D मैंने एलोकेट कर दिया है। तो अब मैं स्टार्ट में ये कंसीडर करूंगा कि ये सारे टाइम पीरियड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। नेक्स्ट देखें, तो मैंने कहा कि ये सारे के सारे कांस्टेंट हैं, M पावर A, L पावर B, C थीटा पावर C एंड G पावर D। अब हम इनका क्या कर लेते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं। A B C D की वैल्यूज फाइंड करने के लिए हम कंपैरिजन करेंगे। तो देखें लेफ्ट साइड पे टाइम की डायमेंशन आ जाएंगी T, राइट साइड पर कांस्टेंट है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कि इसको किस तरह से लिखना है। राइट साइड पर M मैस, मैस की डायमेंशन आ गई M, लेंथ की डायमेंशन आ गई L, थीटा, थीटा की डायमेंशन आ जाएगी L L-1 क्योंकि थीटा इज इक्वल टू S ओवर R। S भी डिस्टेंस, नीचे R भी डिस्टेंस, तो इसलिए L-L आ गया। G इसकी डायमेंशन क्या हो जाएंगी, एक्सेलरेशन की डायमेंशन हो जाएंगी। तो अब हम इनके क्या करेंगे, कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेंगे ताकि हम A, B, C और D की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लें। अगर हम t को देखते हैं तो राइट साइड पर हमारे पास जो t है और लेफ्ट साइड पर t की पावर -2d बन जाएगी। m को देखें तो राइट साइड पर m की पावर a है, लेकिन लेफ्ट साइड पर हमारे पास m मौजूद नहीं है तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं लेंथ को, तो लेफ्ट हैंड साइड पर अगेन हमारे पास लेंथ नहीं है। राइट हैंड साइड पर देखें तो l पावर b प्लस L पावर C माइनस L पावर C और L पावर D हो जाएगा। इसको मैंने B प्लस D प्लस C माइनस C प्लस माइनस ये कैंसल आउट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं इन पावर्स को इक्वेट करके देखते हैं। इन पावर्स को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशंस आ जाएंगी जिससे फाइनल हमारा फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा। अब जब मैंने इनकी पावर्स ABCD को पुट किया तो मुझे ये मालूम हुआ कि टाइम जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का वो डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ ओवर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर। तो इस तरह हम डायमेंशन एनालिसिस को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, कोई भी फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज हैं उन पर डिपेंड कर रही है उसका हमें अच्छी तरह से गेस करना होगा। जैसा कि मैंने कहा था कि कांस्टेंट को हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ कांस्टेंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय द डायमेंशन एनालिसिस, हाउएवर इट कैन बी फाइंड बाय द एक्सपेरिमेंट्स। जो कांस्टेंट है हमें पता है टाइम पीरियड का फार्मूला होता है T इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L ओवर G। तो हम 2 पाई को फाइंड आउट डायमेंशन एनालिसिस से नहीं कर सकते, यही ड्रॉबैक है डायमेंशन एनालिसिस का। डायमेंशन एनालिसिस हमें कांस्टेंट के ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन
नहीं देता, तो अगर ड्रॉबैक को पूछा जाए तो हम कह सकते हैं द डायमेंशन एनालिसिस कैन नॉट गिव any information about the constants of proportionality but gives the dimension of universal constant। हाँ, एक चीज है, हम इससे यूनिवर्सल कांस्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, जिस तरह आपके सामने ये है, ये स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला है, v इज इक्वल टू कांस्टेंट ई ओवर रो। इसी तरह न्यूटन की इक्वेशन है, न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ, एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। तो इसमें जी जो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसमें जी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यूनिवर्सल कांस्टेंट की डायमेंशन तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हमें डायमेंशन एनालिसिस से कभी भी नहीं हासिल होगा। कुछ पास पेपर्स देख लेते हैं। पास पेपर्स में हमारे पास किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। पहला एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज सेम डायमेंशंस। इसमें से कौन सा पेयर ऐसा है जिसकी डायमेंशन सेम है। वर्क और पावर इसकी भी सेम नहीं होगी, तो मोमेंटम एंड एनर्जी ये भी डिफरेंट है, पावर एंड प्रेशर भी डिफरेंट है। वर्क एंड टॉर्क, अब वर्क एंड टॉर्क की डायमेंशंस किस तरह से इक्वल है हम निकाल के भी देख सकते हैं, लेकिन अगर दोनों के फार्मूलाज के पे हम देखें तो वर्क का फार्मूला होता है एफ डी यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, और टॉर्क का फार्मूला होता है टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ, वो भी आर और एफ, आर डिस्टेंस और फोर्स हो जाएगा। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन होगा सी। मुल्तान बोर्ड में 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट देखिए, द डायमेंशंस एम एल स्क्वायर टी माइनस टू बिलोंग्स टू। डीजी खान 2010 में क्वेश्चन पूछा गया। तो अगर हम सारे निकाल के देख लेंगे कि क्या ये प्रेशर का है, मोमेंटम है, पावर है या हीट एनर्जी है, तो ये डायमेंशंस बनेंगी हीट एनर्जी की। अब हीट एनर्जी की कैसे बनेगी। एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। किसी भी तरह की एनर्जी हो, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो या फिर हीट एनर्जी हो, सबकी डायमेंशंस एनर्जी की सेम होगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी। थर्ड देखते हैं, डायमेंशन ऑफ रो जी एच हैज सेम एज दैट ऑफ। 2018 में मुल्तान बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया, तो इसकी आप डायमेंशन निकाल के देखेंगे तो ये आ जाएगी प्रेशर के इक्वल, कि ये प्रेशर की डायमेंशंस हैं। नेक्स्ट कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस देखते हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन, डज डायमेंशन एनालिसिस गिव एनी इंफॉर्मेशन ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी दैट मे अपीयर इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक्सप्लेन। नो। अभी हमने सीखा कि यही ड्रॉबैक है कि डायमेंशन एनालिसिस हमें कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के बारे में नहीं बताता। गुजरांवाला बोर्ड में 2008 और फैसलाबाद बोर्ड में 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट द डायमेंशंस ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी। मैनी टाइम डिफरेंट बोर्ड्स में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो प्रेशर और डेंसिटी की हमने यहाँ पर डायमेंशंस निकालनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। ये भी हमने लेक्चर में पढ़ा के होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन एनालिसिस क्या होता है। हमने इक्वेशन प्रूव की, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शो दैट एनर्जी मास इक्वेशन E इज इक्वल टू mc स्क्वायर इज डायमेंशनली करेक्ट। अब इन दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस क्या है। ऊपर वाले में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आपने डेफिनेशन लिखकर उसको एक्सप्लेन करना है, नीचे वाले में आपने डायमेंशंस प्रूव करनी है, जिस तरह के मैंने लेक्चर में करके आपको दिखाई, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने इसको लेक्चर में कवर करने की कोशिश की। अगर देखें तो लाहौर बोर्ड, गुजरांवाला बोर्ड लाहौर, उसके बाद मुल्तान बोर्ड, डीजी खान बोर्ड, फैसलाबाद बोर्ड, रावलपिंडी बोर्ड, ऑलमोस्ट हर बोर्ड में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो चुका है। तो आज हमने सीखा कि डायमेंशन एनालिसिस क्या होती हैं, डायमेंशंस को हम यूज किस तरह से कर सकते हैं, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस को हम बना कैसे सकते हैं और उनके यूजेस क्या है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट हुआ। इसी के साथ जज़ाकल्लाह।